सबसे पहली और अहम बात, जिस बात पर इंडिया जश्न मना रहा था, जिस बात पर इंडिया खुश हो रहा था, जिस बात पर इंडिया का तमाम मीडिया बड़ी ही अपने आप को ऊंचाइयों पर समझ रहा था, वो मामला हल हो गया। और हल यूं हुआ कि कल रात को अफगानिस्तान की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान में जारियत करने की कोशिश की गई। वो सरहदी झड़पें, जिसे सरहदी झड़पें कहा जा रहा था, अब जंग में बदल चुकी थी। यहां से अफगानियों ने, यहां से तालिबान की हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान की सरहदों पर हमले शुरू किए, वहीं से पाकिस्तान की फौज की तरफ से जवाब आया। ये झड़पें रात भर शिद्दत के साथ जारी रही, लेकिन इसमें इस बार एक नई तब्दीली ये रोनुमा हुई थी कि 2600 किलोमीटर की सरहद में वो इलाका जो कि केपीके के साथ मिल रहा था, इस बार झड़पों की शिद्दत वहां नहीं थी, बल्कि बलूचिस्तान से मुतल्लिका और बलूचिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान की सरहदी इलाके, वहां पर ये झड़पें हुई। अफगानिस्तान की तरफ से यहां पर जारियत की गई और एक बार फिर जवाब दिया गया। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इन जंग पे, इन झड़पों पे अब हो चुका है सीज फायर, और वो भी 48 घंटों के लिए हुआ है। लेकिन सवाल ये बड़ा है कि ये 48 घंटों का सीज फायर करवाने में किसने अहम किरदार अदा किया? क्या पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान के दरमियान किसने ये मामला हल करने की कोशिश की है? और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही थी कि अब अमन किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि जब तक एक भी दहशतगर्द मौजूद है तब तक ये मामला हल नहीं होंगे। लेकिन इतलात ये मिल रही है कि कुछ बड़े मुल्कों ने इसमें मामला को हल करने की कोशिश की है और अफगानिस्तान को इस बारे में मजबूर किया है कि वो दहशतगर्दों की पनाहगाह ना बने, खासतौर पर वो दहशतगर्द के जो सारे मामला को फैला रहे हैं। लेकिन ये तो हो गई एक वो खबर जिसके बारे में आपको इंतजार था। अगली खबर आपको देने वाला हूं साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से, मेरी एक बहुत बड़े रहनुमा, एक बहुत बड़े तहरीके लब्बैक के जिम्मेदार से, जो कि इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद है, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है। और उस गुफ्तगू में उन्होंने वाज़ेह तौर पर मुझे ये इशारा दिया है कि हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी साहब इस वक्त खैरियत से है, लेकिन अगर कोई अगले चंद दिनों के अंदर, चंद घंटों के अंदर कोई और मामला हो जाए या उनकी गिरफ्तारियां अमल में आए तो वो एक अलग बात है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हाफिज साद रिजवी आखिर वक्त तक वहीं पर रहना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें गोली लगी है तो उसके बाद उन्हें कारकुनान ने वहां से मुंतकिल किया है, वो आखिर वक्त तक वहां से जाना नहीं चाह रहे थे। ये एक बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो मुझे वहां से मिली है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। और ये मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, किसी के व्लॉग को देख के नहीं कर रहा, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूं जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से उनके एक अहम रहनुमा से बाकायदा मेरी जो गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू के बारे में मैं आपसे बता रहा हूं। दूसरी बड़ी बात, उन्हें, क्योंकि ये मामला अभी तक हल नहीं हो पाया था कि तहरीके लब्बैक की कितनी जानों का नुकसान वहां पर हुआ है, तो इस हवाले से तहरीके लब्बैक ने इस बात की दरख्वास्त की थी हाईकोर्ट के अंदर कि उनकी जो वहां पर लाशें हैं, उन्हें जो सरकार ने रखा हुआ है वो उनके हवाले की जाए। अब मेरे पास उन्हीं रहनुमा के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू सामने आई है कि इस अहम मामले की हवाले से इसकी अहम समाअत जुमेरात के रोज यानी कि 16 अक्टूबर को रखी गई। और 16 अक्टूबर को रखने का मतलब आप समझ रहे हैं, 16 अक्टूबर वो भी एक तारीखी दिन है कि जब नवाब लियाकत अली खान का दिन भी मनाया जाता है, दरअसल पाकिस्तान के पहले वजीर आजम। मगर खबर उसके हवाले से कर दूंगा, जो बड़ी अहम इत्तलात और बड़ी अहम मालूमात आपके सामने रखने वाला हूं, उसे जरा जहन में रखिएगा। अब आइए, ये मैंने आपको पहली ब्रेकिंग न्यूज दे दी, अब मैं आ रहा हूं दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है, बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज है कि आज आगा सिराज दुरानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा का इंतकाल हो चुका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप ये समझ रहे होंगे कि मैं ये खबर दे रहा हूं या मैं आपको इत्तला दे रहा हूं, लेकिन जाहिर है ये इत्तला आप सबके पास मौजूद होगी। मगर आपको मालूम है कि आगा सिराज दुरानी साहब 1953 में पैदा हुए, 1953 में पैदा हुए, और वो सिंधी आबा व अजदाद से नहीं थे, बल्कि वो एक पश्तून खानदान से थे। वो किस खानदान से थे? पश्तून खानदान से। यानी आगा सिराज दुरानी का ताल्लुक एक पश्तून ट्राइब से था जो कि माइग्रेट कर कर सिंध में आया था। इनके वालिद और इनके चचा भी स्पीकर रह चुके हैं, तो जाहिर है पाकिस्तान बनने से पहले यहां पर आए थे। आगा सिराज दुरानी ने यूं तो सेंट पैट्रिक से अपनी तालीम हासिल की थी, लेकिन बाद में वो अमेरिका चले गए थे और उन्होंने जनरल जिया के दौर में भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ ग्रुप में थे। जो लोग भी उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद आए थे, वो तकरीबन लोग जो है वो मुख्तलिफ जमातों में थे। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दोबारा से उरूज 1988 में शुरू हुआ जनरल जिया के बाद, तो एक अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर आई थी। उसमें बड़े बड़े नाम आपको शामिल मिल जाएंगे, हैरत अंगेज तौर पर उसी में आगा सिराज दुरानी भी थे। लेकिन आगा सिराज दुरानी ने जल्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अपनी जगह आसिफ अली जरदारी साहब की दोस्ती की वजह से बनाई थी। अब आप कहेंगे सारी बातें तो मालूम है, खबर यह है कि आखिर दिनों के अंदर उनके ताल्लुकात जो है वो इतने मुनासिब नहीं थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम क़यादत के साथ। और बहरहाल जो उनके साथ सारा वाकया पेश आया वो भी आपके सामने मौजूद है। उनके ऊपर कितने इल्जामात लगते रहे, अरबों रुपए, ये मुबैना तौर पर ये इल्जाम लगता रहा कि उनके पास से कोई अरबों रुपए मिले हैं, कोई असले का उनका मिला है, लेकिन अब वो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। सवाल ये बनता है कि आगा सिराज दुरानी के जाने के बाद क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब वही पोजीशन देगी उनके बच्चों को या नहीं देगी? इस पर मैं अगला प्रोग्राम करूंगा जब उनका स्वयं वगैरह से फारिग हो जाए, तो फिर मैं आपको बड़ी अहम तफसीलात इस हवाले से देने वाला हूं। तीसरी बड़ी खबर आपको देने वाला हूं, तीसरा बड़ा अहम मामला आपको देने वाला हूं, और वो है एमक्यूएम के हवाले से। और एमक्यूएम के बड़ों की मुलाकात हुई और अब उनसे भी बड़ों की एक मुलाकात होने वाली है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले
आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे और मुझसे बार बार आप ये पूछ रहे थे कि 17 तारीख को जो आफाक अहमद साहब का प्रोग्राम नाजमाबाद के अंदर रखा गया है उसकी परमिशन उन्हें मिली या नहीं मिली, क्योंकि पिछली बार उनकी परमिशन का एक बहुत बड़ा मसला था। अब मेरे पास जो ताजा इतलात आई है, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देने वाला हूं कि आफाक अहमद साहब ने यह ऐलान किया है कि 17 और 18 को, 17 को नाजमाबाद और 18 तारीख को इनका प्रोग्राम है गुलशन के अंदर। अब उनकी तरफ से अनाउंसमेंट यह सामने आया है कि परमिशन मिले या ना मिले, इजाजत हो या ना हो, इस घड़ी को देख लीजिएगा, इस घड़ी के मुताबिक ही बिल्कुल ऐन उसी वक्त ही प्रोग्राम शुरू होगा और उन्हीं जगहों पर होगा जहां पर उन्होंने अनाउंस किया है। आपको इल्म होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो मामला चल रहे थे उसमें उन पर यहां पर दफा 144 का निफाज हुआ है, लेकिन कल परसों जो है बल्कि उस हवाले से आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आर्ट्स काउंसिल के अंदर अपना प्रोग्राम किया है, पूरे सिंध के अंदर दफा 144 की बात की गई थी, एमक्यूएम के रहनुमाओं ने हैदराबाद के अंदर अपना प्रोग्राम किया है। तो अब जिद पे जिद कह लीजिए या बात पे बात है, जब आफाक अहमद साहब ने कहा है कि हुकूमत रोकने का कोई भी बहाना तलाश करे, हर सूरत में 17 और 18 को प्रोग्राम होगा। ये एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको दे रहा हूं। अगले खबर की तरफ चलते हैं और फिर हम बात की तरफ चलते हैं। आज कराची शहर के अंदर 3000 घर गिराने का मंसूबा बनाया गया। 3000 घर की जनाबे वाला गुलशन बीमार के पास अफगान बस्ती के अंदर जो कल मसला चल रहा था कि जिसमें बात कही जा रही थी कि अफगानियों को यहां से बेदखल किया जाना चाहिए, उसके बाद से कुछ सिंधी कौम परस्तों की तरफ से ये बात आई थी कि अब यहां पर सिंधी आबाद होंगे। उसके बाद हुकूमत जरा सरगर्म हुई थी और आज की इत्तला यह है कि वहां पर रखे हुए तमाम घरों को गिराने की तैयारियां हो रही हैं। करीबन कोई 3000 के करीब वहां पर घर और दुकानें मौजूद हैं कि जिसे गिराने के हवाले से चीजें हुई हैं और आज तेजी के साथ वहां पर ऑपरेशन हुआ है। लेकिन आपको इस बारे में हैरत होगी कि अफगानियों का असर रसूख सिर्फ उस अफगान बस्ती के अंदर तक नहीं है, बल्कि उसी इलाके के अंदर मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि जो टाउन नाजिम है उसके मुतालिक भी मुबैना तौर पर कहा जाता है कि लाला रहीम का ताल्लुक भी जो है वो शायद अफगानिस्तान से। लेकिन अब यहाँ क्या कीजिए कि बहुत सारे अफगानियों ने यहाँ पर नेशनलिटीज ले ली हैं, इनके शनाख्ती कार्डियां बनाए हैं, कुछ सरकारी मुलाजमतों में, कुछ सियासी जमातों के अंदर है। जमीयत उलमा इस्लाम से लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में तो अलबत्ता कम है, लेकिन दीगर सियासी जमातों के अंदर उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है। अब वहां पर ऑपरेशन का मामला होगा या नहीं होगा, ये बड़ा ही अहम सवाल और बड़ा ही अहम सवालिया निशान यहां पर खड़ा होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, घबराइए नहीं, अभी आपको खबरें देने का वक्त और शुरू हुआ है। कौन है? आज एक अहम मुलाकात हुई है और वह अहम मुलाकात हुई है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की। किसके साथ हुई है आप मुझे बता सकते हैं? आइए गैस कीजिए, लेकिन मैं आपको, चलिए इतना सस्पेंस में आपको नहीं रखता, आगे चलते हैं। वो मुलाकात के जिसके लिए तमाम बातें पहले से कही जा रही थी और वो मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब से। ये उसी मुलाकात का सिलसिला या एक कड़ी नजर आती है कि जो पिछले दिनों नवाब शाह के अंदर मोहसिन नकवी और इसहाक डार साहब आए थे, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी नजर आ रही है। किस मामले पर इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और खासतौर पर उनके साथ जो आसिफ अली साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस मसले पर एक साथ जुड़ रहे हैं, ये एक बड़ी अहम नुक्ते की खबर है। मगर कुछ खबर है, आइए बड़ी खबर दे रहा हूं आपको। मालूम है कि इस वक्त एमक्यूएम के अंदर इख्तलाफात अपने उरूज पर है, हर बार की तरह। एमक्यूएम पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, एमक्यूएम पाकिस्तान वर्सेस इस वक्त पीएसपी का मामला चल रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि अब दरअसल हफ्ते के रोज यहां पर अनीस साहब खानी साहब भी मौजूद थे और उसके बाद हफ्ते के बाद यानी कि हफ्ते के बाद मौजूद थे ना, हफ्ते के बाद यहाँ पर अनीस साहब खानी साहब भी मौजूद थे और मुस्तफा कमाल साहब भी मौजूद थे। मगर मेरे पास अब आई है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एक दिन पहले जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, एमक्यूएम के बड़ों की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है भाईजान यानी कि कामरान टेसोरी साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एमक्यूएम के चेयरमैन और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा और कौमी असेंबली के अंदर डिप्टी पार्लिमानी लीडर। आप सोच रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि ये मामला क्या है। जी जनाबे वाला, वो मुलाकात के जो कि ड्यू थी पिछले 8 दिन पहले, यानी कि ये मामला जिस दिन शुरू हुआ था एमक्यूएम का इजलास का, उसके पूरे के पूरे 9-8 दिन के बाद ये मुलाकात हुई है और 8 दिन तक की कशमकश जारी रही है। फेडरल एरिया के अंदर एमक्यूएम का जो प्रोग्राम होना था वो और ये तमाम मामला इसी तरीके से रहे। अब मुलाकात में हुआ क्या? हाय आप सोचिए कि जब जादूगरनी इतनी फाल है कि वो इस मुलाकात की डिटेल जानती है कि जनाब परसों ये मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात के बाद कुछ और भी मामला तय हुए और बड़े अहम मामला तय हुए। उस मामला में कुछ लोगों का इंसिस्ट था कि जनाब पीएसपी वाले फैक्टर को जिस तरह से उनको वैसे ही रहने दिया जाए। हर बार का इनका हो गया है, रूठे हो तुमको मनाऊं कैसे, बोलो ना, ये कहा जाता है ना। तो रूठने के मामला ये हमेशा था। कुछ लोग ख्याल ये था कि जनाब अब इनको रूठे रहने दीजिए, कब तक इनको मनाते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ का मौके ये था कि जनाब साथ लेके चलना जरूरी है। अब इस सारे सिलसिले में सुना यह गया है कि भाईजान को टास्क दिया गया कि वो इन तमाम मामला को हल करने के लिए या इन तमाम से मुज़ाकरात करने के लिए या बातचीत वो कर रहे हैं और इस मामले को एक हल की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे इंट्रो में कहा कि बड़ों की मुलाकात हो गई है, लेकिन अब उससे भी बड़े से मुलाकात होने वाली है। मैंने यही कहा था ना आपको, तो आप समझ रहे होंगे भाई बड़ों की मुलाकात हो गई। तो अब इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब मौजूद है काहिरा में, मिस्र में। इतलात मेरे पास शायद मुल्क से बाहर है, काहिरा का शायद कोई हल के हवाले से कोई एक प्रोग्राम इवेंट होना। लेकिन
अनीसा इरफानी साहब कराची शहर के अंदर मौजूद है। मगर जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त एक जहाज उड़ा है कराची से और वो गया है इस्लामाबाद, और उस जहाज के अंदर मौजूद हैं एमक्यूएम की अहम क़यादत। और ये एमक्यूएम की अहम क़यादत कल, यानी कि जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं आज 15 तारीख, 16 तारीख को मिलने वाली है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से। अब इस पूरी मुलाकात के अंदर एक ग्रुप होगा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब का, कामरान तेसूरी साहब भाईजान को इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड करेंगे, और लेकिन उसमें पीएसपी का फैक्टर नहीं होगा। इस पूरे मामला पे कई अहम मामला पर बात होगी, और मेरी इत्तला यह है कि इसमें शायद मुमकिना तौर पर PIDCL का जो मामला है वो भी हल हो जाएगा, यानी कि कराची में तरक्याती कामों के हवाले से इस प्रोजेक्ट को भी हो जाएगा। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दे रहा हूं, अभी तक किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया होगा, किसी के पास ये खबर नहीं होगी। मेरी जादूगरनी इतनी मजबूत है कि उसने वहां से भी ये खबर खींच के ले आइए। इतना आप जहाज तो उड़ गए हैं, और ये जहाज जितनी तेजी के साथ उड़ेंगे तो कुछ लोगों के लिए कुछ और मसाइल भी पैदा हो जाएंगे। अब आइए इसके बाद की खबर पर, और बात की खबर यह कि कराची से भी कुछ लोगों ने ये कहा है कि वो फलस्तीन जाने के लिए तैयार है। अब वो फलस्तीन जाने के लिए तैयार क्या है, कल एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें कामरान तेसूरी साहब ने शिरकत की थी। वहां पर इस बात का ऐलान किया है कामरान तेसूरी साहब ने कि जनाब जैसे ही फ्लाइट खुलेगी मैं पहली फ्लाइट से अब वहां पर फलस्तीन जरूर जाऊंगा, जब भी ये मामला हुए सबसे पहले मैं उसमें कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन इस हवाले से हमारे पास एक और बड़ी खबर भी आई है जनाबे वाला। आपको ये लग रहा होगा कि इस वक्त जो आपके मेयर हैं मुर्तजा वहाब साहब, वो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं जमात और एमक्यूएम, जमात और एमक्यूएम, जमात और एमक्यूएम पर। लेकिन मेरे पास एक जादूगरनी बड़ी अहम खबर लेकर आई है, और खबर यह है कि जब से सईद गनी साहब हटे उसके बाद इस वक्त की जो सूबाई हुकूमत है उसमें और जमात इस्लामी के दरमियान एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। इस अंडरस्टैंडिंग का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब से वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह बने हैं वजीर बल्दियात, उसके बाद से जमात इस्लामी के बहुत अहम राब्ते शुरू हो गए नासिर हुसैन शाह से। ये मामला इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि अब जो कोई भी फरमाइश लेकर जमात इस्लामी वहां पर जाती है नासिर हुसैन शाह के पास, नासिर हुसैन शाह कहते हैं सर आप हुक्म कीजिए, और एक कोऑर्डिनेशन बनाने की के मामला आगे बढ़ रहे हैं। अब ये मामला जमात और उनके दरमियान इस हद तक बढ़ चुका है कि नई कराची के एक MC थे, यानी कि एक म्यूनिसिपल उसमें MC कहलाते हैं उसमें, तो ये अब उनको बाकायदा ये हुआ है कि जमात ने वहां दरख्वास्त की इनसे, नासिर हुसैन शाह के सर ये हमें बहुत तंग कर रहे हैं, नासिर हुसैन शाह ने उसको हटा दिया। और बाकायदा ये खबर सामने आई कि जमात के कहने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर ने एक ब्यूरोक्रेट को अपनी जगह से हटा दिया, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन। यहां पर तो मुर्तजा आप कुछ और कह रहे हैं, लेकिन यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जब से सूबाई वजीर बल्दियात ये बने उसके बाद और जमात के दरमियान इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट राब्ता हो चुका है, और ये बहुत सारे लोगों के लिए परेशान को। एक और बात बताऊं आपको, नासिर हुसैन शाह साहब से कुछ एमक्यूएम के लोगों ने भी राब्ते किए हैं, सर ये फाइल ये यूं फाइल लेकर गए हैं, सही है। और कौन लोग गए, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा।